So hello everyone, welcome to the channel Jam NetGate Chemistry. Earlier it was called Shrutichem. So please first of all you subscribe the channel, then we'll start the session. Okay, सब्सक्राइब कर लिया? तो चलो अब आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि BHU PET एग्ज़ाम में आपको कैसे एंट्री मिले, मतलब MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको एंट्री कैसे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं देने जा रही हूँ आपको, उस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि पहली बात मैंने खुद BSc MSc केमिस्ट्री BHU से किया हुआ है, और सेकेंडली मैंने बहुत सारे फ्रेंड से भी डिस्कस किया है। अकेले मेरे की ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये सबकी स्ट्रैटेजी है जिन्होंने भी MSc में एंट्रेंस लिया था। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ BHU आई कैन गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि जिस कॉलेज में आप एंट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस कॉलेज का नाम क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री BHU, क्या ये नाम है? नहीं, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU केमिस्ट्री। ठीक है, ISC कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU। तो यहाँ पे सारे बच्चे एक बहुत ही छोटी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि IIT BHU और जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है ISC BHU वो दोनों सेम है। BHU PET के थ्रू यहाँ पे दोनों जगह एडमिशन मिलता है। ये कैसे आप सोच सकते हो, ये IIT है, ये IIT, इसका इस BHU ISC से कोई लेना देना नहीं, ये दो अलग एक कॉलेज हैं। तो ये जो BHU PET है वो ISC BHU के लिए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक अलग बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलता है IIT JAM के थ्रू। ओके, IIT JAM के थ्रू मिलता है, BHU PET के थ्रू, BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं मिलता। जो एडमिशन मिलता है यहाँ से वो मिलता है ISC BHU के लिए। तो इस बात पे भी आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं IIT BHU से PhD कर रही हूँ। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे MSc प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2019 में, इसके पहले यहाँ नहीं था। ठीक है, तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो कि मैं 17 से IIT BHU में हूँ और मेरे सामने ही MSc के बच्चे आए हैं और हमें ही ड्यूटी मिलती है उनके प्रैक्टिकल्स कराने की। ठीक है, तो आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो। सेकेंडली मैं आपको अब BHU PET यानी BHU MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से लेते हैं उसके बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये 2019 में ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार हुआ, इसके पहले तक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक सही क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है और हर एक गलत क्वेश्चन का आपको -1 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक नंबर कट जाते हैं। यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, सिंस ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और 120 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने पॉसिबल हैं? 360। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स अगर आपको मिले तो 360 इज द मैक्सिमम मार्क्स जो कि आप अचीव कर सकते हो। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे? तो 200 मार्क्स जो है वो मिनिमम है, 200 प्लस लाओगे तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस, इसके नीचे चांसेस कम होते हैं। पूरी सीट्स कितनी होती हैं BHU में? 96 अप्रॉक्स। ठीक है, 96 अप्रॉक्स सीट्स होती हैं, तो ये सीट्स आपकी 100 से भी कम है। तो यहाँ पे आपको स्कोर थोड़ा अच्छा करना होगा तो ही आपके सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, बहुत से बाहर के बच्चे जो BHU के नहीं, उन्हें लगता है कि BHU BSc के बच्चों को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। बहुत कम मिलती है, 10%। 10% ऑफ सीट, 90% जो सीट्स हैं वो आउटसाइडर्स के लिए हैं। तो ऐसे आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो रैंकर्स होते हैं वो BHU के बच्चे होते हैं, सिंस वही सिलेबस पढ़ते हैं। तो 10% जो होता है ना वो उन्हीं से भर जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि BHU के बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं, बिल्कुल चांस नहीं है, इक्वल चांस है। 90% सीट्स जो हैं आउटसाइडर्स के लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 1 मिनट, यानी 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, 2 आवर्स का ये पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट होता है, तो आप समझ सकते हो कि पेपर बहुत ही ईजी होता है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट देता है, यानी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो अगर आपको बाई चांस कोई हार्ड क्वेश्चन मिल गया या ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया जिसमें कैलकुलेशन चाहिए, तो अगर वो 1 मिनट के अंदर में होता है तो करो। आपको लगता है उस क्वेश्चन को देख के कि इसमें ज़्यादा समय लगने वाला है और आपको आ नहीं रहा है, तो उसको आप तुरंत स्किप कर दो अभी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड होंगे, जितना कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, जितने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, उतना आपके लिए ये एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों को याद रख लो। ठीक है, एक नोट बना लो जिसमें फॉर्मूले आप नहीं भूल सकते इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप फॉर्मूले भूलते हो इस एग्ज़ाम के लिए तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो फॉर्मूले सारे याद रखो। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पे एक और मैं बता दूँ आपको, सिंस ये ऑनलाइन एग्जाम है तो आपके क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, दोबारा उसको देखने के लिए ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। तो आपके पास कितना टाइम है? एक 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो मार्क फॉर रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, दोबारा आप उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हो। तो उस क्वेश्चन को एक बार जब देख रहे हो वहीं पे कंप्लीट करके आगे बढ़ो, उसको दोबारा देखने के लिए समय नहीं मिलेगा।
ओके, तो इसको ध्यान देना, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए इस पेपर को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आपको बस समय हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने प्रिपरेशन नहीं की बट क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शंस ईजी आ जाते हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ो, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है और पेपर होता कैसे है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि हर एक टॉपिक एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो पेपर प्रिपेयर करता है, जो पेपर आपके क्वेश्चनर बनाते हैं, वो खुद के बीएचयू के अपने प्रोफेसर्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप बीएचयू का जो सिलेबस है उसको देख लेना, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन उठा के बनाते हैं, तो सिलेबस देख लेना कि क्या है बीएचयू बीएससी के सिलेबस में और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। वैसे तो यहाँ पे मैं टॉपिक्स बता दूंगी, मगर अभी वहाँ ध्यान न दो आप, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। अच्छा, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जो पेपर बनता है उसमें से 50 to 60 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक तरफ आपका पूरा सिलेबस की प्रिपरेशन पढ़ाई करना और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने खुद लास्ट के 3-4 दिन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा हॉस्टल, हम लोग बीएचयू के बीएससी के लिए हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पे सारी लड़कियाँ, सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे लास्ट के 3-4 दिन। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो बीएचयू के प्रोफेसर्स हैं, इधर के 2-3 साल में काफ़ी चेंज हुए हैं, बहुत चेंज नहीं हुए बट एटलीस्ट 3-4 नए प्रोफेसर्स आए हैं, ठीक है। तो अब वो जो 3-4 प्रोफेसर्स हैं वो अब अलग क्वेश्चंस बनाएंगे, ऑब्वियसली वो उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा और पहले वाले प्रोफेसर से, तो ऑब्वियसली उनके क्वेश्चन के चॉइस भी अलग होंगी। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो वैरी करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस वैरी नहीं करने वाले हैं, मगर ये इन्होंने 2018-19 में पेपर बनाया होगा, ठीक है। तो आपको मैं प्रेफर करूंगी कि आप 10 ईयर के पेपर तो सॉल्व करो ही करो, और लास्ट के 5 ईयर पेपर आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि कोई क्वेश्चन आए, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आप उसको सॉल्व कर पाओ। सॉल्व कर पाओ मतलब क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को देखो, उसको कैसे सॉल्व करना है ये इंटरनेट पर सर्च करो या कहीं सर्च करो, बुक में सर्च करो, उसको समझ लो, ठीक है। तो लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, क्वेश्चन आए आप सॉल्व करो, ठीक है। और उसके पहले के 5 ईयर क्वेश्चन, मतलब 2010 से लेके 2015 तक, उसके भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बीएचयू के बीएससी का सिलेबस अपना रूम में चिपका लो, ठीक है, कहीं भी, क्योंकि देखते रहो क्या वहाँ पढ़ाया जाता है, उसी को पढ़ना है। पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आते हैं हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ऑर्गेनिक के बारे में। चलो ऑर्गेनिक को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या होते हैं वो, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, ये होता है ना बेंजाइन। तो कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन, ठीक है। ये आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ना है। सेकेंड आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएचयू में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर आपके आते हैं हेट्रोसाइकिल्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप जानते ही होंगे, पिरिडीन, पायरोल, थायोफीन और फ्यूरान और इंडोल, ये सब आपके सिलेबस में है, तो इनको आप पढ़ लो, बहुत आसान होता है। हेट्रोसाइकिल्स आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ना है, इजी वाले पोर्शन पढ़ना है, क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके ऑर्गेनिक का हो गया। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 100% अगर क्वेश्चन को देखें तो 50% क्वेश्चन आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ओके। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका 50% कवर करता है, तो इसमें सीएफएससी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और आपको सीएफएससी निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक ही मिनट आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और सीएफएससी जिसको बहुत अच्छे से निकालने नहीं आता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ओके। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सीएफएससी निकालने का आइडिया होना चाहिए। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और इसकी स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो और डी ब्लॉक से भी रिलेट कर सकते हो। स्पेक्ट्रा एक अलग से चैप्टर आपके जेडीली में दिया होगा, कालिया में दिया होगा, बहुत से बुक्स में स्पेक्ट्रा अलग से चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ लेना। स्पेक्ट्रा वहाँ पे बहुत
मन से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। दूसरी बात आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ोगे? बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट ऑफ द आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इसी से रिलेटेड आते हैं, तो इसको भी आपको कवर करना होगा। इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, पहले बात करते हैं एसपी ब्लॉक, ठीक है। एसपी ब्लॉक में आपको क्या देखना है? सो आपको एस ब्लॉक जो है, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी एस ब्लॉक के लिए बहुत डिटेल मत पढ़ने जाना। आप कोई सिंपल सी कोई 12th स्टैंडर्ड तक की बुक एनसीईआरटी या कुछ भी लेके पढ़ लो, उससे आपके एस ब्लॉक के क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे। तो एस ब्लॉक, बी, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, ये आपको 12th स्टैंडर्ड तक की आपको कवरेज करनी है। पी ब्लॉक में सिलिकेट्स, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसके एसिड्स का थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, और सल्फर के भी एसिड्स। और हैलोजेंस में आपको स्यूडो हैलोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और हैलोजेंस का एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कैसे होता है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपका 18 ग्रुप का आपका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एस और पी ब्लॉक हो गया। सेकेंडली बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, एक बहुत अच्छा ब्रांच है वहाँ पे बीएचयू में बायो इनऑर्गेनिक का। तो बायो इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटालिक के क्वेश्चन जो आते हैं आपके बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन लून पढ़ना है, और ऑर्गेनोमेटालिक में मेटल कार्बोनिल, वहाँ मेटल कार्बोनिल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सीओ के स्ट्रेचिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया इनऑर्गेनिक का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन और स्पेक्ट्रा, डी ब्लॉक का स्पेक्ट्रा। और फिर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक और बायो इनऑर्गेनिक। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे स्किप किया था नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये जो टॉपिक है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने साइट पे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लग कर दूंगी इसका लिंक, आप जाके उसको तुरंत देख सकते हो। बहुत ही ईजी पोर्शन है और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो होपफुली आप उसको पढ़ने के बाद कर लोगे। और जेडी ली और कालिया में भी, पूरी शर्मा कालिया में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बुक बता दूँ, ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट बुक वहाँ पे जो फॉलो किया जाता है वो क्लेडन है, ठीक है। क्लेडन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। सेकेंड है पीटर स्काइज। तो क्लेडन आप पढ़ लोगे तो होपफुली आप ये पोर्शन कर लोगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जानी बुक वहाँ पे जेडी ली, हुई, और स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो कालिया पढ़ते हैं। वहाँ के प्रोफेसर हमेशा ली और हुई प्रेफर करते हैं, मगर स्टूडेंट्स पूरी समय कालिया भी बहुत पढ़ते हैं, ओके। तो फिजिकल में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो आप थर्मोडायनेमिक्स आप कहते हो वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली होता है। और एक आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, ठीक है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इवन दो डिफरेंट टीचर ने अलग अलग सिलेबस में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंक्लूड किया हुआ था, तो यही एक छोटा सा टॉपिक हमने दो अलग अलग प्रोफेसर से पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत ही ईजी है। आप पूरी समय पठानिया पे इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ईजिली समझने के लिए, मगर इसकी जो आपकी बुक होती है वो बैनवेल होती है, ठीक है। बैनवेल इसकी ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी। बैनवेल को आप पढ़ सकते हो, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो पठानिया में भी है और बैनवेल में भी है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल की। तो मैंने आपको बोला कि पहले आप केमिकल थर्मो पढ़ो, फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो पढ़ो, और तब आप स्टैटिस्टिकल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़े बिना स्टैटिस्टिकल में मत जाना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेना, फिर आप स्टैटिस्टिकल में जाना, ठीक है। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिकल में। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एड्जॉर्प्शन, लैंगमुअर। लैंगमुअर तो इतना फेवरेट है वहाँ पे, लैंगमुअर से आपको क्वेश्चन बहुत आता है, लैंगमुअर एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस में एड्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे, गिब्स डुहैम इक्वेशन, लैंगमुअर, फ्रेंडलिच और बीईटी, इससे क्वेश्चन आता है। लैंगमुअर सबसे ज़्यादा फेवरेट है। फिर आपको सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट तो सारा पोर्शन बहुत ही ईजी है, पठानिया में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लोगे तो ईजिली हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं कवर कर रही हूँ, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, हमने 7 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, इसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो इसके लिए भी आप इलेक्ट्रो को काफ़ी अच्छे डिटेल में पठानिया, पूरी तरह पठानिया से पढ़ लो, कवर हो जाएगा। क्वांटम वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्वांटम की वहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स वहाँ पे क्वांटम के क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इजी होता है क्वांटम, अगर सही से पढ़ो आप तो आप कर सकते हो क्वांटम। हम लोगों ने मतलब वहाँ के बीएचयू बीएससी के स्टूडेंट ने, एक तो वहाँ पे नोट्स से, टीचर्स के नोट्स से हमने पढ़ा था,
और दूसरा पठानिया, पूरी शर्मा पठानिया, वहाँ पे उसमें भी काफ़ी क्वांटम को एक्सप्लेन किया हुआ है, मोर देन एनफ है, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप। केमिकल काइनेटिक्स सबसे इजी टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो बुक मैं बता दूं, एटकिंस, वहाँ के टीचर्स हमेशा, प्रोफेसर हमेशा एटकिंस को ही रिकमेंड करते हैं, और स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है। फोर्थ आते हैं एनालिटिकल पे। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो बीएचयू के नहीं होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरनाक एनालिटिकल लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, एनालिटिकल बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं बुक बता दूं इसके लिए, बेस्ट बुक इसके लिए है स्कूग। स्कूग बुक होती है, बेस्ट होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। तो इसको आप पढ़ लोगे ना तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। बट इसमें टाइम लगेगा। अगर आप, अभी तो लॉकडाउन है, टाइम है, एग्जाम पता नहीं कब होना है, तो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो ना, तो वहां से भी हो जाता है, ठीक है। अब 120 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे एनालिटिकल के, लेस देन 25 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 25 to 30 क्वेश्चंस आप कह सकते हो, 25 के अप्रॉक्स समझ लो। तो 25 क्वेश्चंस में तो ऑलमोस्ट आपको 15 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरी एक बुक पढ़ो। तो अगर आपके पास समय कम है तो आई विल नॉट रिकमेंड, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, रिटेंशन और सॉल्वेंट फ्रंट, सोल्यूट फ्रंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। वॉन डिमेटर इक्वेशन होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। वॉन डिमेटर सबसे ज़्यादा फेवरेट पोर्शन है क्रोमेटोग्राफी का, इनफैक्ट क्वेश्चन आने का। दूसरा होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बता रही हूँ, पूरी समय पठानिया में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी, एक्चुअली रेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी आपको क्रोमेटोग्राफी में ही पढ़ना होता है, मगर उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। फिर हम आते हैं ग्रेविमेट्री पे, ठीक है। ग्रेविमेट्री में आप क्या पढ़ते हो, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स को मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेविमेट्री में क्या प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है, कौन से ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट यूज़ करते हैं ताकि आप रिक्वायर्ड किसी भी आयन को प्रेसिपिटेट करा लो। तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट किस आयन के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। तो ग्रेविमेट्री में वहाँ से क्वेश्चन आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा कि हालांकि आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मगर एनालिटिकल में वहाँ पे अलग से पढ़ाया जाता है। पीएच ऑफ वेरी वीक एसिड, पीएच ऑफ वेरी वीक बेस, अच्छा पीएच एसिड, वीक एसिड और वेरी वीक एसिड, या फिर बेस, वीक बेस और वेरी वीक बेस, तीनों का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम को भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पोलैरोग्राफी, वो साइक्लिक वोल्टामेट्री का ये पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ईडीटीए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री में ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईबीटी, ईडीटीए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आते हैं आपको वॉल्यूमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस पे जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इतना पोर्शन अगर आप एनालिटिकल में पढ़ लेते हो या फिर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एनालिटिकल ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ओके। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर से मैं बता दूं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस होंगे। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको जरूर से जरूर सॉल्व करना, ओके। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल सॉल्व करा दूं, ओनली एनालिटिकल का प्रीवियस ईयर मैं सॉल्व करा दूं आपको, तो यहाँ पे एक मेरी कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, एटलीस्ट 250 सब्सक्राइबर करा दो। 250 सब्सक्राइबर अगर हो गए तो ये मैं कर दूंगी। और क्योंकि अगर नहीं हुए तो कम लोग देखेंगे, और सिंस मैं एक स्कॉलर भी हूँ तो मैं अपने पीएचडी पे ध्यान लगाऊंगी, यहाँ पे कम मेहनत करूंगी अगर ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो, ओके। तो होपफुली आपको एक आइडिया लग गया हो कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप सेल्फ प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हो, तो करना स्टार्ट करो। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो, ओके। बाय बाय।